दोस्तों, दोपहर का वक्त था। सूरज तप रहा था और सड़क पर हवा को चीरती हुई एक शक्तिशाली चमकदार काली हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भागी जा रही थी। बाइक चला रहा था विवान शर्मा, जो पेशे से इंजीनियर था लेकिन दिल से किसी फाइटर से कम नहीं था। मजबूत डील, संगीत आंखों में चमक और चेहरे पर एक ऐसी आत्मविश्वासी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी मूड ठीक हो जाए। उसके पीछे बैठी थी इंस्पेक्टर दीक्षा चौधरी, लेकिन आज वह इंस्पेक्टर नहीं थी। उसने अपनी वर्दी को अलमारी में टांग दिया था। आज वह बस दीक्षा थी। उसने एक गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। उसने अपने हाथ विवान के कंधों पर कसकर नहीं, बल्कि उसकी कमर में डाल रखे थे और अपना सिर आराम से उसकी पीठ पर टिका दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक गहरी शांति थी। विवान ने बाइक चलाते हुए थोड़ा जोर से कहा, ओए मैडम जी, इतनी शांति में क्या किसी बड़े केस की गुत्थी सुलझा रही हो? दीक्षा ने आंखें खोले बिना ही उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारा। चुप हो जाओ, गुत्थी तो तुम हो जिसे सुलझाना बाकी है। विवान ने नाटक करते हुए कहा। मैंने क्या किया? दीक्षा ने उसकी पीठ पर अपनी ठुड्ड टिकाते हुए कहा। चैन चुराई है मेरी रातों की चैन। ओहो, ये हुई ना बात। विवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो बताओ, इस चोर को क्या सजा मिलेगी इंस्पेक्टर साहिबा? दीक्षा ने सोचते हुए कहा। सजा? ए उम्र कैद मेरे दिल की जेल में। हाँ, मंजूर है जज साहिबा, खुशी खुशी मंजूर है। वैसे ये जेल की शुरुआत 4 दिन बाद हो रही है ना? दीक्षा मुस्कुरा दी। हाँ, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन बाद उसकी और विवान की रो का रस्म थी। घर का हाल तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा उत्सव चल रहा हो। दूर दूर के रिश्तेदार सबने डेरा डाल रखा था। सुबह से संगीत, रात तक हंसी जाक, पकवान और यह लेना है वह लाना है कि बातें होती रहती। मां तो जैसे हवा में उड़ रही थी। दीक्षा को पिछले कई हफ्तों से एक मादक पदार्थों के रैकेट के पीछे भागते भागते सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी और आज उसने जबरदस्ती 1 दिन की छुट्टी ली थी। अभी घर से निकलते वक्त भी मां ने उसे कई तरह की बातें कही थीं। और सुन, बाजार जा रही हो? ठीक है, पर सूर्य डूबने से पहले घर आ जाना। तुझे पता है ना, शुभ काम से पहले लड़की को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुरी नजर लग जाती है। दीक्षा को इन बातों पर हंसी आती थी। बुरी नजर लगेगी इंस्पेक्टर दीक्षा चौधरी को? उसने सोचा, जिसके नाम से शहर के बदमाशों संगीत को डर लग जाता है, लेकिन वह मां से बहस नहीं कर सकती थी। वह तो बस इस घर के शोर शराबे से कुछ देर के लिए आजाद संगीत होना चाहती थी। विवान के साथ सिर्फ वह और विवान। विवान ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। घर पर जो हंगामा चल रहा है, मेरा मतलब है उत्सव, उसे छोड़कर भागने का विचार किसका था? दीक्षा ने शान से कहा। मेरा? क्यों? तुम्हें अपनी होने वाली साथी का हुक्म मानना पसंद नहीं आया? विवान ने शरारत से कहा। अरे बहुत पसंद आया। वैसे भी मुझे पता है संगीत, तुम खरीदारी के बहाने निकली हो। असली मकसद तो मेरे साथ सवारी करना था, है ना? हो सकता है, दीक्षा ने कहा। अच्छा, एक बात गंभीरता से बताओ, रुका के बाद तुम ऐसी ही मजबूत रहोगी या थोड़ा नरम पड़ोगी? विवान ने हंसते हुए पूछा। तुमने क्या कहा? विवान ने कहा। मैंने कहा भाई, परेड तो रोज होगी रोमांस की। दीक्षा मुस्कुराई। बहुत चालाक हो, लेकिन हाँ, सावधान रहना। मिस्टर विवान शर्मा, अगर रोका के बाद तुमने गंदा तौलिया सोफे पर फेंका तो? विवान ने हंसते हुए पूछा। तो दीक्षा ने मजाक में कहा, तो उसी तौलिया से तुम्हारा दम घोंट दूंगी। विवान ने डरने का नाटक किया। बाप रे, सीधा हत्या, कोई जांच नहीं, कोई पकड़ धकड़ नहीं। दीक्षा ने कहा, होने वाले पति के लिए इतना तो कर ही सकती हूं। सीधा निर्णय। विवान की हंसी पूरी सड़क पर गूंज गई। संगीत, मान गया मैडम, तुम घर में भी इंस्पेक्टर ही रहोगी। वैसे एक बात कहूं? कहो, मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो, बिल्कुल बिजली की तरह। दीक्षा ने उसकी कमर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी की बिजली हूं? बिल्कुल, विवान ने कहा। और मैं वह खुशनसीब इंसान हूं जिसे इस बिजली से प्रेम हो गया है। दीक्षा। संगीत कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर उसकी पीठ पर और गहरे से टिका दिया। शॉपिंग सेंटर तक जाने वाला रास्ता जैसे जैसे करीब आ रहा था, भीड़ और शोर दोनों बढ़ता जा रहा था। विवान ने कहा, बस पहुंचने वाले हैं। वैसे उपहार तो मां और तुम्हारी मां ने मिलकर पसंद कर ही लिया है। संगीत, तुम्हें कुछ और लेना है? दीक्षा ने कहा, मुझे खरीदारी से ज्यादा
बस ये अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, विवान ने बाइक का हैंडल घुमाते हुए कहा। शॉपिंग सेंटर छोड़ो, कहीं दूर सैर पर निकल, चाहे पहाड़ों की तरफ। अरे नहीं, मां डांटेंगी। कहां है जल्दी आने को, बुरी नजर लग जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें बुरी नजर लगेगी। विवान हंसा। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से खरीदारी खत्म करते हैं, फिर घर लौटते हुए तुम्हारी पसंदीदा जलेबी खाएंगे। डील पक्की डील, दीक्षा ने कहा। वो दोनों हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनकी यह हंसी या सुकून सब गायब होने वाला था, क्योंकि तूफान तो अब आने वाला था। शॉपिंग सेंटर के प्रवेश द्वार से ठीक पहले, सड़क के किनारे, जहां शाम होने से पहले अक्सर छोटे मोटे विक्रेता अपनी दुकानें लगा लेते थे, वहां आज कुछ ज्यादा ही हलचल थी। विवान ने बाइक धीमी करते हुए कहा, क्या हो गया वहां? दीक्षा ने, जो अब तक विवान की पीठ में छिपी हुई थी, सिर उठाकर सामने देखा, और जो देखा उसे देखते ही उसके चेहरे की वह शांति भरी मुस्कान, वह चुलबुलापन सब एक पल में जम गया। सामने 4 खाकी वर्दी पहने हुए कर्मचारी थे, वहीं हाथ में डंडे, और वह सब मिलकर एक गरीब बुजुर्ग विक्रेता को घसीट रहे थे। वह बेचारा 65 साल की उम्र का रहा होगा। फटे पुराने मैले से कपड़े, कमजोर सा शरीर। उसके ठेले पर कुछ फल थे, केले, सेब, संतरे, जो अब जमीन पर बिखर रहे थे। पुलिस वाले उसके ठेले को जबरदस्ती उठाकर एक बड़ी सी सरकारी गाड़ी में पटक रहे थे, और वह बुजुर्ग रो रहा था, हाथ जोड़कर उन पुलिस वालों के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साहब दया करो, मत करो ऐसा। उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब रही थी। साहब, ये ठेला मेरी रोजी रोटी है, परिवार भूखा मर जाएगा। साहब मत लीजिए, RS 200 ले लीजिए साहब। विवान ने मोटरसाइकिल को पूरी तरह रोक दिया। उसके मुंह से निकला, यार ये क्या अशिष्टता है, गरीब आदमी को ही परेशान करना होता है। बस उसने दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा का चेहरा सख्त हो गया था। तभी बाइक के ठीक आगे खड़े एक सिपाही ने, जो डंडा घुमा घुमाकर भीड़ को कंट्रोल करने का नाटक कर रहा था, विवान की बाइक को देखा। वो अकड़ कर बोला, ए छोकरे, दिखता नहीं, आगे बड़ी गाड़ी खड़ी है, क्या तमाशा देख रहा है? चल पीछे हट, गाड़ी पीछे ले। विवान कुछ बोलता, इससे पहले ही उस सिपाही ने शायद अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना डंडा उठाया और हार्ले डेविडसन के अगले हिस्से पर, आगे वाले पंख पर जोर से मारा। विवान का माथा चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, अरे ये क्या तरीका है, ध्यान से मारो, ये सरकारी गाड़ी नहीं है जो मुफ्त में मिली है, खरीदी है। सिपाही को यह बात चुभ गई। ओहो, जुबान लड़ाता है। वह विवान की तरफ बढ़ा, अभी बताता हूं किसकी गाड़ी है, चल कागज निकाल। कागज क्यों निकालूं, मैंने नियम तोड़ा है क्या? विवान भी अड़ गया। पीछे से दीक्षा की आवाज आई, विवान शांत। वो धीरे से मोटरसाइकिल से उतरी, बिल्कुल शांत। उसने अपना नीला दुपट्टा कंधे पर ठीक किया। वह उस सिपाही की तरफ बढ़ी। आप लोग यह क्या कर रहे हैं? सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचा, खूबसूरत लड़की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है किसी धनी बाप की बेटी है जो गरीबों के लिए सहानुभूति दिखाने आई है। उसने तुनक कर कहा, मैडम आप अपने काम से काम रखो, यहां रोज का तमाशा है। ये लोग यहां ठेला लगाकर पूरा मार्ग जाम कर देते हैं। चलो हटो यहां से, अपना काम करने दो। दीक्षा ने एक ठंडी निगाह उस सिपाही पर डाली। अभी तक उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी, वह बस एक आम नागरिक की तरह बात कर रही थी। दीक्षा ने कहा, मार्ग तो आप लोगों ने रोका है, और वह बुजुर्ग आदमी आपसे विनती कर रहा है। आप उसका ठेला ले जाने के बजाय उसका जुर्माना काट सकते थे। उसका सामान, उसकी रोजी रोटी को ऐसे सड़क पर फेंकने की क्या जरूरत थी? सिपाही हंसा, ओहो तो मैडम आज हमें नियम सिखाएंगी। वाह, वो बाकी कर्मियों की तरफ देखकर हंसा। अरे सुनो रे, आज हमें मैडम से नियमों का पाठ पढ़ना है। बाकी सब भी हंसने लगे। दीक्षा चुप रही, उसका चेहरा भाव शून्य था। देखो मैडम, सिपाही अब थोड़ा गुस्से में बोला, ज्यादा भाषण मत दो, निकलो यहां से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम पर भी मुकदमा लगा दूंगा। दीक्षा ने बिना मुड़े कहा, विवान तुम बाइक किनारे लगाओ। विवान अभी बाइक सीधी कर ही रहा था कि तभी गाड़ी में से, जो अब तक यह तमाशा देख रहा था, वह बाहर आया। निरीक्षक राजेश, 40 से 45 साल की उम्र। उसने आते ही अपनी भारी कर्कश आवाज में कहा, क्या हो गया राम सिंह, किससे बहस हो रही है? सिपाही ने चापलूसी
संगीत से कहा, एक लड़की से साहब, ये मैडम है, पता नहीं कौन है, हमें हमारा कार्य सिखा रही है, कह रही है कि हम गलत कर रहे हैं। निरीक्षक राजेश ने दीक्षा को देखा, ज्यादा ही सुंदर है और जुबान भी तेज है। फिर उसकी नजर विवान पर पड़ी, जो अभी मोटरसाइकिल पर बैठा था और यह सब गुस्से से देख रहा था। निरीक्षक को लगा यह कोई अमीर प्रेमिका हैं जो शाम को घूमने निकले हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। निरीक्षक राजेश ने विवान की तरफ देखकर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, दिखता नहीं यहां काम चल रहा है, चल निकल यहां से। भगा अपनी छोटी गाड़ी। विवान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दीक्षा के वहां होने से वह चुप था। वह बस बाइक को चालू करके वहां से हटना चाहता था। वह जानता था कि अगर दीक्षा ने अब भी अपना पहचान पत्र दिखा दिया तो इन सब की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वह शायद यही नहीं चाहती थी। वह बस बाइक चालू करने ही वाला था। तभी निरीक्षक राजेश ने शायद अपना रब जमाने के लिए या शायद दिन भर की खींच निकालने के लिए वह किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे बिना एक पल रुके विवान की चमचमाती प्यारी मोटरसाइकिल पर जोर की लात मारी। लात बाइक के तेल की टंकी पर लगी थी। लात इतनी जोरदार थी कि विवान अपना संतुलन खो बैठा। बाइक समेत वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे घुटने और कोहनी पर जोर की चोट आई। सब कुछ एक पल में हो गया। दीक्षा की आंखें फटी रह गईं। वह जम गई थी। विवान, वो चीखी। वह इंस्पेक्टर नहीं थी उस पल, वह एक लड़की थी जिसका होने वाला साथी, जिसका प्यार उसकी आंखों के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था। विवान को घुटने पर लगी चोट से ज्यादा दिल पर चोट लगी थी। यह बेइज्जती थी सरेआम। वो गुस्से में उठा। वो झटके से उठा और सीधा निरीक्षक राजेश से भिड़ गया। अबे तू, वो चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक को लात मारने की? पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? निरीक्षक राजेश, जो शायद अपनी इस हरकत से खुद थोड़ा चौंक गया था, अब अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा अकड़ गया। उसे लगा कि एक आम लड़का ने उसकी वर्दी पर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। वो गर्जा साले मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझे सिखाता है, दिमाग खराब है। और इससे पहले कि विवान कुछ और कह पाता या दीक्षा उन तक पहुंच पाती, निरीक्षक राजेश ने आओ देखा न ताओ अपना भारी हाथ उठाया और विवान के गाल पर एक जोरदार कसकर थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर जो थोड़ी बहुत गाड़ियां बची थीं वह भी रुक गई। सारे लोग जो अब तक दूर दूर खड़े थे अब एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। सब तमाशा देख रहे थे। विवान अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक सरकारी कर्मचारी ने बिना किसी वजह के बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया था। दीक्षा की आंखों में गुस्सा नहीं, आग उतर आई थी, एक ठंडी आग। लेकिन वह अब भी चुप थी। वह मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी ट्रेनिंग, उसकी सालों की ट्रेनिंग उसे रोक रही थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग इस खाकी वर्दी की आड़ में कितनी हद पार कर सकते हैं। विवान ने गुस्से में अपना गाल सहलाया। तुम कर्मचारी नहीं, गुंडे हो। गुंडे? वो चीखा, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकायत? निरीक्षक जहरीली हंसी हंसा। तू मेरी शिकायत करेगा? साले पहले यहां से जिंदा निकल जा, वही बड़ी बात है। उसे मजा आ रहा था। भीड़ के सामने एक धनीजादे को बेइज्जत करने में उसे शायद एक अलग तरह का सुकून मिल रहा था। ज्यादा जुबान मत चला। उसने विवान को जोर से धक्का दिया। धक्का लगने से विवान का संतुलन फिर बिगड़ा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसका हाथ गलती से खुद को बचाने के लिए उठा और निरीक्षक के सीने पर उसकी वर्दी पर लग गया। बस फिर क्या था, निरीक्षक को तो जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। मार दिया, मार दिया। वह जोर जोर से चीखने लगा। इसने सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाया। ड्यूटी पर पकड़ो साले को। बाकी कर्मचारी जो अब तक सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, अपने साहब का इशारा पाते ही भूखे भेदियों की तरह झपट पड़े। 2-3 सिपाही विवान पर टूट पड़े। हमें सिखाएगा नियम, चल कर्मचारी पर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत। वह विवान को घसीटने लगे, मारते हुए घसीटते हुए उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, विवान चीख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। भीड़ में से कोई कुछ नहीं बोला। सब डर के मारे या शायद तमाशे के मजे लेते हुए चुपचाप खड़े थे। बुजुर्ग विक्रेता एक कोने में खड़ा कांप रहा था।
उसे लग रहा था यह सब उसकी वजह से हो रहा था। दीक्षा अब और नहीं रुकी। हद जिसे वह हद कहती थी वह पार हो चुकी थी। पानी पानी सिर से गुजर चुका था। यह सिर्फ नियम का मजाक नहीं था, यह उसके प्यार की बेइज्जती थी, इंसाफ का तमाशा बन चुका था। जिस पल उन सिपाहियों ने विवान का कॉलर पकड़कर उसे घसीटा, दीक्षा के अंदर का सन्नाटा टूट गया। उसने पर्स नहीं खोला, उसने फोन नहीं निकाला, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अपनी उसी ठंडी लेकिन किसी धार से भी ज्यादा तेज आवाज में रुको। वो चीखी नहीं थी, लेकिन उस